Question number 1, GATE 1991. The relative current directions through the primary P and secondary S of a single phase transformer connected to a resistive load on the secondary side are indicated in the various cross-sectional view given in figure. Which of these are correct representations? The options has been given. Hello everyone, welcome to GATE Academy. So in previous lecture we have seen that some basic concepts related to understand the ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल. तो जो कंसेप्ट्स आपको वहां पे सिखाए गए थे, ठीक है, उसी के ऊपर आप क्वेश्चंस, अगर उतने कंसेप्ट भी एटलीस्ट आपको पता होंगे तो डेफिनेटली आप काफी सारे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ गेट 1991 प्रॉब्लम. तो इसमें क्या कहा गया, आपके पास पूछा गया, ये चार ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, कुछ प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ सेटअप आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो इस तरीके से कुछ आपके पुटअप किए गए हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में किस तरीके की करंट का फ्लो हो रहा है ये भी आपको दिखाया गया. तो आपसे पूछा गया करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है. ठीक है, तो मैं अगर कहूं जब भी मुझे चेक करना हो कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में किस तरीके की करंट का फ्लो पॉसिबल हो सकता है, तो मुझे हमेशा याद आना चाहिए, आपके पास हमेशा एक फैराडे लॉ है, दूसरा लॉ कौन सा होता है, लेंज लॉ. ठीक है, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर कोर में वन एक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मर एक्शन. ओके, टू सेटिस्फाई द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन लेंज लॉ भी क्या होना चाहिए, आपका सेटिस्फाई होना चाहिए. हमने प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था. जिसने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा, द बेसिक कंसेप्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज द लेक्चर नेम. ठीक है, तो सबसे पहले उसको आप देख लो. ठीक है, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर में प्रॉब्लम्स को कैसे मैं डील करने वाला हूं. ठीक है, तो लेंज लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द लेंज लॉ. लेंज लॉ ये कहता है कोई भी फ्लक्स जो भी कोर में प्रोड्यूस होगा दैट मस्ट बी कांस्टेंट. पहली चीज, ट्रांसफॉर्मर जो स्पेसिफिकली है, इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस. तो जो भी कोर में मेरे पास जो भी फ्लक्स आना चाहिए दैट मस्ट बी कांस्टेंट. ठीक है, अगर उस फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखना है, और वो जो कोर में फ्लक्स जो डेवलप हुआ है वो हमेशा नो लोड फ्लक्स होता है. ठीक है, तो नो लोड फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कांस्टेंट. और वो प्रोड्यूस किसके हुआ है, ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग करंट. तो क्या चाहोगे आप कि जब भी आपके पास कोर में फ्लक्स को मेंटेन अगर करना है कांस्टेंट, प्राइमरी की करंट की वजह से जो भी फ्लक्स आपका नो लोड कंडीशन में जो डेवलप हुआ है, अब अगर मैं लोडिंग क्रिएट करूंगा किसी भी ट्रांसफार्मर में, तब भी वो फ्लक्स सेम रहने के लिए जो सेकेंडरी करंट जो अपोजिशन क्रिएट करेगी फ्लक्स का, उसको कंपनसेट करने के लिए कौन फुलफिल करेगा, दैट इज योर प्राइमरी करंट. तो लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी करंट की वजह से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो प्राइमरी की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करेगा, आपका अपोज करेगा. इज इट ओके? तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ हम देखते हैं कि सेकेंडरी करंट की वजह से जो भी फ्लक्स आना चाहिए, वो प्राइमरी करंट की वजह से जो फ्लक्स डेवलप हुआ है उसको क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा. अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉट का मतलब होता है करंट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, और क्रॉस का मतलब होता है करंट गोइंग इनटू द सरफेस. ठीक है, तो मैं अगर बात कर रहा हूं, ये मेरे पास कोई कोर है. ठीक है, ये मेरे पास कोई कोर है, दिस इज कोर. ठीक है, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है. डॉट का मतलब करंट यहां से निकल रही है, और करंट यहां से क्या कर रही है, आपके एंटर कर रही है. ठीक है, तो करंट यहां से निकल रही है, करंट यहां से एंटर कर रही है. तो मैं कह सकता हूं ना, अगर ये कोर है तो मेरे पास करंट जो है, आपके पास करंट मेरी निकल कहां से रही है, करंट मेरी कुछ ऐसे निकल रही है. ठीक है, और एंटर कहां कर रही है, कर्लिंग फिंगर हमेशा क्या बताता है आपका, कर्लिंग फिंगर आपको बताता है करंट का डायरेक्शन कैसा है. ठीक है, तो आप बताओ मुझको, अगर मैं ये कहूं ये कोर है, करंट क्या कर रही है, आपके करंट किस तरफ एंटर कर रही है, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पे आपकी करंट आपकी क्या करेगी, एंटर करेगी, और राइट साइड पे करंट क्या करनी चाहिए, आपकी निकल के बाहर आनी चाहिए सरफेस से. तो आप बताओ, कुछ इसी तरीके से करंट फ्लो की होगी ना, इधर से करंट आपके एंटर की, और यहां से करंट क्या करेगी, आपकी निकल गई. तो इसका मतलब फ्लक्स की जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, दैट इज थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, दैट मींस द फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें कैसे मिलेगा आपको, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. करेक्ट, दिस इज द प्राइमरी फ्लक्स phi p. क्लियर? अब अगर हम बात करें, अब जो भी प्राइमरी फ्लक्स आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, वही फ्लक्स हमेशा क्या रहने चाहिए, कोर में मेंटेन रहना चाहिए. तो आप बताओ मुझको, अब सेकेंडरी में जैसे ही करंट फ्लो करेगी, और सेकेंडरी में करंट फ्लो करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास क्या होगा, लोड को आप कनेक्ट करते हो. नहीं तो अगर लोड कनेक्टेड नहीं सेकेंडरी पे, देयर विल बी नो फ्लक्स, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ.
इज इट ओके? तो आप बताओ सेकेंडरी में कुछ ऐसी करंट फ्लो करनी चाहिए जो क्या करे, इस फ्लक्स को पर्टिकुलर अपोज करे अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो आप बताओ मुझको, सेम सिचुएशन यहां पे भी हो रही है, करंट यहां से बाहर की तरफ निकल रही है, करंट यहां से एंट्री कर रही है, तो सेम सिचुएशन ना, आपके पास करंट यहां से क्या कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, दिस कर्लिंग फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो मेरे पास क्या हुआ, फिर से फ्लक्स की डायरेक्शन क्या मिली आपको, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इसका भी फ्लक्स कैसा आएगा आपके पास, डाउनवर्ड। दिस इज व्हाट, phi s। और आप देख सकते हो phi p and what, phi s both are what, opposing each other। इसका मतलब this is the correct representation of what, your transformer core and its winding and the flow of the current in the system। is it okay? next अगर हम बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं ना, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं जरा ऑप्शन बी पे आते हैं। फिर से आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, करंट आपकी एंटर कर रही है और यहां पे करंट क्या कर रही है, आपको लीव कर रही है, ठीक है। अगर करंट आपकी एंटर कर रही है तो आप जरा देखो, दिस इज कोर, करंट एंटर कर रही है तो करंट इज एंटरिंग लाइक दिस वन एंड लीविंग फ्रॉम दिस वन। इज इट ओके? तो आपके पास अगर करंट इन दिस डायरेक्शन आपके एंटर की, करंट इज एंटरिंग एंड लीविंग फ्रॉम दिस वन, तो आपके पास क्या मिल गया, फ्लक्स की डायरेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं कहूंगा प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में आपको मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज 5p। नाउ सेकेंडरी जो फ्लक्स होना चाहिए दैट मस्ट अपोज टू द प्राइमरी फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो चलो देखते हैं सेकेंडरी में अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो आप ही बताओ ना मुझको, इधर अब डॉट हो गया, इधर क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो आप बताओ मुझको, अगर डॉट है तो करंट क्या कर रही है, आपकी लीव कर रही है। तो करंट अगर लीव कर रही है तो करंट आपकी लीव कर रही है, नेक्स्ट, और करंट इस पे क्या कर रही है, एंटर। तो फ्लक्स डायरेक्शन किधर मिल रही है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्या कहूंगा, phi s जो मिल रहा है आपको दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको these two fluxes again are what, opposing each other। that means this is also the correct representation। तो मैं क्या कहूंगा, this is also the correct representation। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं सी ऑप्शन की हम बात करते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। राइट साइड में जो कंडक्टर आप यूज कर रखे हो आपको क्या दिखाई दे रहा है, करंट इज गोइंग इनटू द, ठीक है, करंट इज गोइंग इनटू द। इसका मतलब करंट आपके एंटर कर रही है इस पॉइंट पे, तो करंट एंटर कर रही तो प्राइमरी में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो क्या होगा आपके पास, करंट इज एंटरिंग लाइक दिस वन। तो फ्लक्स की डायरेक्शन किधर मिलेगी आपको, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन तो मैं कहूंगा प्राइमरी जो फ्लक्स आपको मिल रहा है किधर मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज 5p, ठीक है। सेम मैनर में अगर मैं कहूं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में भी क्या हो रहा है, करंट आपके एंटर एसी डायरेक्शन में आपकी कर रही है। तो करंट अगर आपकी एंटर ऐसे कर रही है तो फ्लक्स डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है, अपवर्ड अगेन। तो सेकेंडरी फ्लक्स भी क्या कर रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लक्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। They are not opposing each other। That means this is not satisfying the transformer principle। Is it okay? तो मेरे पास क्या है, this option cannot be true। This is not the correct representation of the this code। Is it okay? नेक्स्ट आते हैं जरा डी ऑप्शन पाते हैं। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूंगा तो मेरे पास क्या, प्राइमरी में करंट क्या कर रही है आपकी, करंट आपकी यहां से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और पी से क्या कर रही है, आपकी लीव कर रही है। तो आप बताओ, करंट एंटर कर रही है, लीव इस डायरेक्शन कर रही है, तो फिर क्या मिलेगा आपको, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो फ्लक्स आने वाला है, यहां जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज 5p। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में आपके पास करंट यहां क्या कर रही है, लीव कर रही है, और इस पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो करंट अगर लीव कर रही है तो करंट विल लीव लाइक दिस वन टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। तो आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन किधर मिले आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैं कहूंगा phi s जो होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप फिर से देखो phi s की भी कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और phi p की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, phi p प्लस phi s हो रहे हैं। इज इट करेक्ट? तो ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन को क्या कर रहे हैं आपका, फेल कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, नहीं ट्रू हो सकता। तो आप बताओ मुझको कहां कहां, यहां पे भी क्या मिल रहा था, 5p प्लस 5s। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या मिल रहा है, 5p एंड व्हाट, 5s। दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ ए ऑप्शन जरा देखो, 5p इज अपोजिंग 5s। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। Is it okay? तो ये this question is just an basic idea about the what transformer जो आपको गेट 1999 में 91 में पूछा गया था आपका। तो this you can do like this one। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी के लिए नहीं, आप किसी भी इस तरीके क्वेश्चंस को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपको शो किए गए हैं, जिसमें आप चीजों को जज कर सकते हो कि कैसे करंट का फ्लो होने वाला है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर सही रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, यू जस्ट अप्लाई द फैराडे लॉ एंड व्हाट, द लेंज लॉ। आप लेंज लॉ, फैराडे लॉ आप अप्लाई करो, यू विल गेट ऑल योर क्वेरीज डन। अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट मींस यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे, अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग इन अ प्रॉपर वे। करेक्ट? इज इट ओके? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गेट 1997।
a voltage V is equal to 400 sin 314.16 T is applied to a single phase transformer on no load condition. If the no load current of the transformer is 2 sin 314.16 T minus 85 degree, the magnetization branch impedance will be approximately option A 141 at an angle of 90 degree, option B 200 at an angle of minus 85 degree, 200 at an angle of 85 degree, and D option is 282 at an angle of minus 80 degree. So the next question is, that is GATE 1997, it's a question number 2. आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है? You have a voltage supply that is 400 sin 314.6 T and the no load current I naught T 2 sin 314.16 T minus 85 degree. ओके तो आपके पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको कि सप्लाई वोल्टेज इतना है नो लोड कंडीशन पे, और नो लोड जो करंट है, इसका मतलब सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया आपके पास कि आपके पास क्या है, जो भी ट्रांसफॉर्मर है, मान लिया दिस वन यू हैव अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, मेरे पास जो वाइंडिंग्स अवेलेबल है दिस वन इज लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास सेकेंडरी जो साइड अवेलेबल है लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट? ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगी. व्हाट इज फॉर व्हाट? इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करने जाऊंगा, ठीक है, बट अंडर नो लोड कंडीशन. इज इट ओके? तो मेरे पास क्या है, अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या है, सेकेंडरी करंट सबसे पहले क्या हो जाएगी, जीरो. I2 डैश इज इक्वल टू हाउ मच, 0 एम्पियर. तो इसका मतलब अगर नो लोड कंडीशन है तो सबसे पहले सेकेंडरी साइड पे केवल आपके पास क्या अवेलेबल होगा, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू व्हाट, E2T. Is it okay? तो induced voltage you will have, ठीक है, but you don't have any current because the secondary side current is how much, that is equal to 0 as it is a no load condition. तो आप बताओ मुझको, अब प्राइमरी साइड जो होगा, अगर मैं कहता ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो आपको मैं कहता अगर ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आप बताओ जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी करंट होती, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी करंट मैंने आपको बताया था वो हमेशा क्या होती था आपकी, IM, बोलो ना, नेक्स्ट क्या, प्लस हाउ मच, I2 डैश. ये करंट आपके पास अवेलेबल होती थी कब केस के लिए, जब आपके पास कोई लोडेड ट्रांसफॉर्मर होता था आइडियल, तो आपके पास कुछ इस तरीके करंट होती थी, और आप वहां बोलते थे अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती थी तो IM की वैल्यू क्या होती थी आपकी, 0. इज इट करेक्ट? अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, इट इज अ फाइनाइट अमाउंट, तो यू आर सेइंग दैट देयर विल बी अ मैग्नेटाइजिंग करंट. और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब भी आप किसी आइडियल ट्रांसफार्मर को आप किस पे रखते हो, आप लोडेड कंडीशन पे रखते हो, तो आपके पास हमेशा क्या होता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और दूसरी करंट कौन सी होती है, जो लोड करंट होती है उसकी रिफ्लेक्टेड वैल्यू होती है ऑन व्हाट, ऑन प्राइमरी साइड. इज इट करेक्ट? ठीक है, तो अब बताओ मुझको, अब अगर ये आइडियल था तो इसमें केवल मैग्नेटाइजिंग करंट था, इसका मतलब लॉसेस की वैल्यू क्या थी, 0. ठीक है, तो अब मैं अगर कहूं ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो मैं क्या कहता, I2 डैश की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0. क्यों 0 मिलेगी, बिकॉज अंडर नो लोड कंडीशन में I2 वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली I2 डैश भी क्या होगा आपके पास, 0. ठीक है, तो आप बताओ मुझको जो I1 की वैल्यू आ जाती, जो प्राइमरी की जो करंट होती अंडर नो लोड कंडीशन, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू I नॉट, आपको कितना मिलता है, इट्स ओनली IM. करेक्ट? ठीक है, और अगर ये परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती तो I नॉट की वैल्यू कितनी मिलती, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, बट आई एम एज्यूमिंग कि आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसकी परमेबिलिटी कुछ फाइनाइट अमाउंट बहुत ज्यादा वैल्यू पे है. आप बताओ, तो इसका मतलब लॉसेस यहां पे क्या है, 0. अब अगर मैं यही ट्रांसफार्मर को कह दूं कि नो लोड कंडीशन पे ये ट्रांसफार्मर क्या है आपका, ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मैं कह सकता हूं ना कि नो लोड कंडीशन पे भी आपके पास जो आपके पास सप्लाई साइड होगा उसको 2 फंक्शन करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर ये ट्रांसफार्मर मैं कह सकता हूं प्रैक्टिकल है, तो अंडर नो लोड कंडीशन पे इस ट्रांसफार्मर के सप्लाई साइड के थ्रू जो भी करंट आपकी फ्लो कर रही है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, नो लोड करंट, इसको 2 करंट आपको सप्लाई करना पड़ेगा. 1, उसका फंक्शन एक क्या होगा, इस कोर को मैग्नेटाइज करना, और वो मैग्नेटाइज कौन करने वाला है, दिस मैग्नेटाइजिंग करंट. इज इट ओके? दूसरा क्या होगा, कोर की जो लॉसेस होंगे, अभी तक हम आइडियल में क्या मानते थे, कोर लॉसेस विल बी 0, बट अगर मैं प्रैक्टिकल कहूंगा तो कोर लॉसेस विल बी व्हाट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब इसी नो लोड करंट को उस लॉसेस को भी फुलफिल तो करना पड़ेगा ना अंडर नो लोड कंडीशन पे. तो अंडर नो लोड कंडीशन पे अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, यू हैव टू फुलफिल द मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, आपको इस कोर को मैग्नेटाइज करना है, वो कौन करने वाला है, दैट इज योर
मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट क्या होगा, एक करंट आपके पास और आएगी और जिसका नाम क्या होगा आपका, कोर लॉस को जो फुलफिल कर रही होगी, कोर लॉस को जो सेटिस्फाई कर रही होगी, उस करंट का नाम मैंने दे दिया, दिस इज द कोर लॉस कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू आईसी। तो अंडर नो लोड कंडीशन पे आपके पास I2 वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। बट आपके पास अंडर नो लोड कंडीशन पे आपके पास अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज फॉर व्हाट, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो प्रैक्टिकल के लिए आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू आई एम प्लस व्हाट, आईसी। आप बताओ मुझको, अगर नो लोड कंडीशन में मैं क्या बनाना चाहूं, मैं सर्किट बनाना चाहूं, तो आप बताओ मुझको क्या दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट अज्यूमिंग, मैं यहां पे कोई वाइंडिंग लॉसेस समथिंग मान के चल रहा हूं कि क्योंकि अंडर नो लोड कंडीशन पे जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसका काम केवल दो होता है, एक होता है मैग्नेटाइज करना, दूसरा काम क्या होता है, उसको कोर लॉसेस को सेटिस्फाई करना, और वो करंट की वैल्यू बहुत ही माइन्यूट होती है। अगर करंट की वैल्यू माइन्यूट है तो ऑब्वियसली जो वाइंडिंग के जो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे आपके, उसमें जो लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं कॉपर लॉसेस, वो भी क्या होंगे आपके, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है। तो मैं उसको नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं अभी। तो आप बताओ मुझको, मैं कह सकता हूं, और वो नेग्लेक्ट क्यों किया हूं, जब आपको मैं इक्विवेलेंट सर्किट के क्वेश्चंस बताऊंगा तब मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि आप नेग्लेक्शन क्यों कर देते हो अंडर दिस कंडीशन में, ठीक है। तो मेरे पास क्या, मैं कहूंगा कि अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो इसका काम क्या होता, आप जैसे ही सप्लाई यहां पे देते VT, आप तुरंत एक करंट पाते, और इस करंट की वैल्यू कितनी होती, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू किसके, IM। इज इट ओके? इसका मतलब ये केवल काम क्या करेगा, मैग्नेटाइज करने का काम करेगा, ठीक है। अब बताओ मुझको, अगर मैं कहूं कि ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है अंडर नो लोड कंडीशन में, तो ऑब्वियसली इसका कुछ खुद का कुछ कोर रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने उस कोर रेजिस्टेंस को क्या ले लिया, दैट इज इक्वल टू RC, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया दिस वन इज व्हाट, XM, और इसको मैंने लिख दिया JXM। इज इट करेक्ट? तो अब बताओ मुझको, मैग्नेटाइजिंग करंट तो इसमें फ्लो करेगी जो मैग्नेटाइज करेगी, ठीक है, बट जो कोर लॉस करंट होगी वो किस में फ्लो करेगी, इस रेजिस्टेंस में, और इसका नाम दे दिया मैंने IC। क्लियर हुई इतनी बात? तो आप बताओ इन दोनों का जो समेशन है वो कौन फुलफिल करेगा, जो सप्लाई करंट होगी, और इस सप्लाई करंट को मैंने क्या लिख दिया, IM। क्या लिखा मैंने, इसको मैंने फाइनली कह दिया, दिस इज द नो लोड करंट I नॉट बार इज इक्वल टू IM बार प्लस कौन सा, दैट इज इक्वल टू IC बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसके आगे जो भी चीज चलेगा आपका सेकेंडरी, आगे मैं रेफरिंग सर्किट ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा। तो आप बताओ मुझको, फाइनली अगर मैं कहता अंडर नो लोड कंडीशन पे जो प्राइमरी करंट सप्लाई करेगी उसको नो लोड करंट बोलते हैं, एंड दैट इज द समेशन ऑफ व्हाट, प्रैक्टिकल केस के लिए क्या होता है आपके पास, दैट इज द कोर लॉस कंपोनेंट एंड व्हाट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब बताओ मुझको, अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे ये पूछा गया है, सप्लाई मुझको पता है, VT की वैल्यू पता है मुझको, नेक्स्ट क्या, I नॉट T की वैल्यू मुझको पता है, आपसे पूछा गया जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है उसका इंपेडेंस कितना होगा। तो इंपेडेंस का मतलब क्या हुआ आपका, दिस वन ना, इंपेडेंस मतलब कितना हुआ, इस यही है ना पूरा नो लोड कंडीशन में आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपसे जो पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछा गया, ZM की वैल्यू कितने आने वाली, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर मैं ZM लिखना ही चाहता हूं तो ZM इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा दीज आर द AC सर्किट, तो ZM लिखूंगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, RC इंटू व्हाट, JXM डिवाइड बाय हाउ मच, RC प्लस व्हाट, JXM। इज इट करेक्ट? तो ये कुछ आएगा आपके पास ZM वैल्यू। अब ZM इसका अमाउंट कितना आएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसमें, A प्लस JB फॉर्म में, A प्लस JB फॉर्म में। अब मुझको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि A की वैल्यू कितनी आएगी और JB की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, या मैं इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मॉड ऑफ ZM निकाल लूं, नेक्स्ट क्या, इसका एंगल निकाल लूं प्लस माइनस थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ZM की वैल्यू। आप बताओ, आपको सप्लाई वोल्टेज पता है, तो मैं यहां पे तुरंत AC सर्किट जब भी होता है, आप हमेशा फेजर एनालिसिस को फॉलो अप करते हो, तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले मैं VT के बारे में बात करूंगा। तो VT को मैं लिख सकता हूं, VT इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 400 साइन, क्या लिख सकता हूं मैं, 304.6 इंटू T। इज इट करेक्ट? ठीक है। तो अब मैं अगर इसकी फेजर वैल्यू लिखूं, तो फेजर वैल्यू V बार, वी कैन राइट इट 400 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 0 डिग्री। इज इट करेक्ट? ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, 400 एट एन एंगल ऑफ, मैंने 0 डिग्री लिख दिया। दिस इज, ये आपने मैक्सिमम वैल्यू यूज किया। आप याद करो कंसेप्ट ऑफ फेजर, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप कैसे चीजों को लिखते हो। तो आपके पास दिस इज 400, तो आप बताओ अगर मैं आरएमएस में लिखूं तो इसको डिवाइड बाय कितना करूंगा मैं, √2। ठीक है। सेम मैनर में आपके पास जो नो लोड करंट दे रखी है I नॉट T, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप बताओ मुझको V बार की वैल्यू निकल गई। अगर मैं कहूं I नॉट बार की वैल्यू कितनी आएगी, तो I नॉट बार की आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2। मैं जो भी चीजें ले रहा हूं आरएमएस में ले रहा हूं, तो आप बताओ आरएमएस लिखना है तो 2 डिवाइड बाई कितना, √2।
एट एन एंगल ऑफ कितना, क्योंकि ये भी साइन था ये भी साइन था, इसलिए मैंने कोई कन्वर्जन नहीं क्रिएट किया, आपके पास कितना आ जाएगा -85 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा -85 डिग्री, दिस विल बी हाउ मच -85 डिग्री। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आप बताओ मुझको, अब इसका इक्विवेलेंट मैं यहां डायरेक्टली बना सकता हूं ना, कि मेरे पास क्या होगा, एक सप्लाई होगा और यहां पे फाइनली क्या होगा आपके पास Zm, तो आप बताओ मुझको दिस वन विल बी Zm, और जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही I नॉट बार और सप्लाई आपके पास क्या है V बार, तो आप बताओ Zm बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Zm बार इज इक्वल टू, यू विल गेट Zm बार इज इक्वल टू V बार डिवाइड बाई व्हाट, I नॉट बार। ठीक है, तो V नॉट बार की वैल्यू कितनी आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई कितना, √2 at an angle of how much, that is equal to 0 डिग्री, डिवाइड बाई कितना 1 बाई कितना I नॉट, और I नॉट की वैल्यू कितनी 2 डिवाइड बाई कितना √2 at an angle of how much, that is equal to -85 डिग्री। तो आप बताओ √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 200, ये एंगल ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास at an angle of 85 डिग्री। इज इट करेक्ट? ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, Zm, व्हाट यू विल गेट। तो इसका मतलब हुआ मॉड Zm की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और आपके पास जो थीटा एंगल है पॉजिटिव, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, Zm मॉड इज इक्वल टू 200। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। इज इट करेक्ट? तो ये हो गया जो आपको आंसर चाहिए था। तो आप देखो जरा किस ऑप्शन में ऐसा आंसर दे रखा है, तो आपका जो ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू सी ऑप्शन, जिसमें वैल्यू दे रखी 200 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 85 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपने एक इजी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म कर लिया, तो कुछ ऐसा आने वाला है। अब हम देखते हैं, ये हुआ अप्रोच 1, जैसे आप सीख सकते थे इस चीज को। अब अगर मैं कहता इसको दूसरे वे में कैलकुलेशन हम करते हैं, और या मैं कहता कि इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकती, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि नो लोड कंडीशन में आप प्रैक्टिकल के लिए अगर कुछ भी परफॉर्म करते हो तो आप क्या क्या पा सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है। ठीक है, और यहां एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर मैं कहता कितना डिग्री लीड या लैग हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। वीटी का अगर मैं रेफरेंस मान रही हूं, आई नॉट टी की अगर मैं बात करूंगा तो कितना डिग्री से लैग कर रहा है, दिस इज हाउ मच एंगल, दिस इज इक्वल टू 85 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 85 डिग्री से करंट जो है लैग कर रही है किसको, वीटी से। इज इट ओके? तो ऑब्वियसली ना करंट अगर लैग कर रही तो ये जो टोटल इंपेडेंस आएगा, ये जो टोटल इंपेडेंस आएगा वो कैसा होगा आपका, दैट इज द इंडक्टिव इन नेचर। इज इट करेक्ट? चलो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और अगर चेक करना चाहते और वे में, अगर इसको मैं पुट करता तो आप बताओ मुझको और किस वे में आप लिख सकते थे इस चीज को। आप याद करो, माइनस साइन ये क्या था आपके पास, कॉस ये क्या था आपके पास, माइनस कॉस ये क्या था आपके पास, साइन। आप बताओ पहला क्या है 400 प्लस साइन, इसका मतलब 400 प्लस साइन 400। ठीक है, कितना डिग्री 0, तो इसका मतलब वीटी कहां पे आता, दिस वन इज वीटी। नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर मैं कहता इसको ड्रॉ करो प्लस साइन इज अगेन। ठीक है, कौन सा डिग्री है, -85, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 85 डिग्री, दिस वन इज व्हाट, आई नॉट टी, और ये एंगल कितना हो जाता है आपका, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस। इज इट ओके? तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, अगर ये रेफरेंस मानता तो इसको पकड़ के मैं यहां पे लेके आता तो कितना ट्रेवल करते आप, -85 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब आई नॉट टी लैगिंग विद वी टी हाउ मच डिग्री, 85 डिग्री। या मैं दूसरा चीज कहता कि वी टी से आप आई टी दूसरे रास्ते पहुंच सकते थे, इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में आप चलते कितना मिलता है आपके पास, 90 कितना 180 प्लस 90 कितना 270 प्लस कितना, ये कितना बचेगा आपके पास 5 डिग्री, 275 डिग्री। तो आप लिख सकते थे इसी को कि आई नॉट टी ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 275 पॉजिटिव, तो आप कहते हैं आई नॉट टी लीड्स बाय वी टी हाउ मच डिग्री, दैट इज इक्वल टू 275 डिग्री। इज इट करेक्ट? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, Zm। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, चलो इसको देखते हैं क्या क्या पॉसिबल केसेस में और पूछे जा सकते थे। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, तो कह सकता था क्या क्या पूछ सकता था, और ये कई क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है जो इसी तरीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसमें थोड़ा वेरिएशन आपका किया गया है और आपसे कुछ अलग चीजें निकालने को बोला गया। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपसे पहली चीज पूछ सकता था इसके अंदर क्या, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पीएफ। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, इसको बोलते हैं कॉस फाई नॉट। तो आप बताओ मुझको, अगर मैं इसके फेजर डायग्राम की बात करूं कि इसका फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा, तो यू नो दैट ना। ठीक है, आपके पास क्या होता है, दिस वन इज फ्लक्स, दिस वन इज व्हाट, वोल्टेजेस V1। ठीक है, तो आप बताओ मुझको जरा, मेरे पास जो आई नॉट है, आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, IM प्लस व्हाट, IC। इज इट करेक्ट? ठीक है, IM क्या होता है आपका, मैग्नेटाइजिंग करंट जो किसमें फ्लो कर रही है, JXM में। तो आप जरा देखो ध्यान से,
जो सप्लाई वोल्टेज है जो इतना यहां पे भी होगा इतना ही यहां पे भी होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप बताओ, दिस इज अ प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में जो भी करंट फ्लो करेगी अपने वोल्टेज क्या करेगी? 90 डिग्री क्या करेगी? आपकी लैग करेगी। तो आप बताओ मुझको, मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज है उससे 90 डिग्री क्या होगा आपके पास? दिस इज आई एम। इज इट करेक्ट? और आपको पता भी होना चाहिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था आपको कि जो आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट होती है उसी की वजह से ही फ्लक्स आपका क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली वो किसके फेज में होगा? आपके फ्लक्स के फेज में। तो ये मैंने लिख दिया आई एम का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आप बताओ मुझको, अगर मैं आईसी की बात करूं, आईसी का मतलब क्या होता है आपके पास? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कोर लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज आरसी। ठीक, आप बताओ, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सप्लाई वोल्टेज वी। तो आप बताओ मुझको, वी के अक्रॉस इतना अक्रॉस वोल्टेज है, तो जो भी रेजिस्टेंस में करंट होती है वो हमेशा अपने वोल्टेज से क्या होती है? इन फेज होती है। तो इन फेज होगी तो आईसी जो होगा वी के इन फेज होगा, तो वी के इन फेज होगा तो आईसी की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द आईसी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आई एम और आईसी। अब बताओ मुझको, अगर मुझको निकालना हो आई नॉट की वैल्यू, तो आई नॉट क्या है आपका? फेजर समेशन ऑफ व्हाट? आई एम प्लस व्हाट? आईसी। तो आप बताओ मुझको, यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ आपको क्या दिखाई देगा? दिस वन इज आल्सो व्हाट? आई एम। इज इट करेक्ट? किसी फेजर को आप पैरेलली क्या कर सकते हो? आप शिफ्ट करा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू क्या हो गया आपके पास? दिस इज आई नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? आई नॉट। एंड आई नॉट इज इक्वल टू कितना मिल गया? आई एम प्लस हाउ मच? दैट इज इक्वल टू आई सी। क्लियर? ठीक है, तो आप बताओ मुझको, नो लोड पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो नो लोड पावर फैक्टर का मतलब हुआ नो लोड करंट और किसका? जो भी वोल्टेज उसके अक्रॉस अवेलेबल है उसके बीच का जो भी एंगल होगा उसका कोसाइन। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, जरा ध्यान से देखो, वी ये है, आई नॉट ये है, इनके बीच का जो भी एंगल दिख रहा है आपको इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी को मैंने क्या बोल दिया? फाई नॉट। इज इट ओके? आप बताओ, जो आपके पास वीटी दे रखा है वो कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय कितना? √2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, अगर मैं करंट को लिखूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 बाई कितना? √2 कितना? एट एन एंगल ऑफ -85 डिग्री। तो आप बताओ मुझको, V और I में कितना आपका एंगल क्रिएट हो रहा है? दैट इज इक्वल टू -85 डिग्री। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? फाई नॉट इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो कॉस फाई नॉट कितना होगा? कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 85 डिग्री। कैसा पावर फैक्टर होगा? इसकी वैल्यू आप यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। आपको जो पावर फैक्टर आएगा लैगिंग आएगा। लैगिंग आपको दिख रहा है, कैसे लैगिंग है? करंट आपकी लैग कर रही वोल्टेज से, तो जो पावर फैक्टर आने वाला है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? कॉस ऑफ 85 डिग्री। आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा? आपकी लैगिंग पावर फैक्टर अंडर नो लोड कंडीशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड पॉसिबिलिटी की, अगर मैं बात करूं, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ सकता था कि आप बताओ मुझको कि मेरे पास जो भी यहां वैल्यू अवेलेबल है आईसी और आईएम की वैल्यू कितनी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आप जरा देखो, अगर मैं आईसी और आईएम की बात करूं कि आईसी कितना आएगा और क्या आएगा आपके पास? आईएम की वैल्यू कितनी आएगी? आप जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। आपके पास फाई नॉट, यू नो फाई नॉट की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, फाई नॉट अगर आपको पता है तो आप बताओ मुझको, आई नॉट के ही तो दो कंपोनेंट आईएम और आईसी है ना। तो आप बताओ, आई नॉट का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास? कितना निकल के आने वाला है? दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू साइन फाई नॉट। ठीक है, अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो आईसी की वैल्यू कितनी आएगी? आई नॉट इंटू कितना? साइन, सॉरी इट्स अ कॉस फाई नॉट। ठीक है, अब बताओ मुझको, मेरे पास क्या है? मुझको आई नॉट का मैग्नीट्यूड पता। आई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास? कितना है? आरएमएस वैल्यू हमेशा आपको लेना है। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आपके पास अवेलेबल है? दैट इज इक्वल टू 2। यहां पे 2 है ना। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 2 बाई √2। तो मैं क्या कहूंगा? 2 बाई √2 इंटू कॉस कितना डिग्री है? 85 डिग्री। यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, सेम मैनर अगर मैं आईएम की बात करूं तो 2 बाई √2 साइन कितना? 85 डिग्री। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? आपको मिल जाएगा आईसी और आईएम की एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं आईसी की वैल्यू कितनी आई है, तो आप अगर आईसी की वैल्यू की बात करोगे तो आईसी की वैल्यू आई है 0.1232। कितनी आई है? 0.1332। इज इट ओके? तो सेम मैनर में आईसीआईएम आपको निकल गया। थर्ड चीज क्या पूछ सकता था आपसे? आपसे पूछ सकता था, बताओ आरसी की वैल्यू कितनी होगी और एक्सएम की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बताओ, सबसे बड़ा जो गलती करने का जो चांस हो सकता है, आपने क्या कैलकुलेट किया? जेडएम। ठीक है, आपने जेडएम कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आई है मॉड जेडएम एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, और मॉड जेडएम की वैल्यू जो आई है दैट इज इक्वल टू 200 एट एन एंगल ऑफ 85 डिग्री। आपने कुछ ऐसा निकाला है। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज द पोलर फॉर्म। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ए प्लस व्हाट? जेबी। इज इट करेक्ट? बट ध्यान ये रखना, अगर मैं पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करूं तो मेरे क्या मिलने वाला है? ए की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 200। इज इट ओके? क्या चीज? कॉस
85 डिग्री प्लस जे 200 साइन कितना 85 डिग्री। तो अब बताओ मुझको Zm का जो रियल कंपोनेंट है 200 इंटू कॉस 85 डिग्री है, और जो आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है या रिएक्टिव जो कंपोनेंट है कितना आपके पास 200 साइन 85 डिग्री। बट यहां गलती ये हो सकती है, ऐसा मत सोचना कि आरसी आपका रियल कंपोनेंट है, एक्सएम आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है, इसका मतलब दिस वैल्यू का अगर आपने आरसी की इक्वल पुट कर दिया तो आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, सेम मैनर में यू कैन नॉट पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच एक्सएम, इज इट करेक्ट। ठीक है, ये आप आरसी और एक्सएम डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते थे अगर ये दोनों किसमें होते आपके सीरीज कनेक्शन में, इज इट ओके। तो आप अगर जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको होता है, जो रियल कंपोनेंट होता है उसको आप कैलकुलेट करोगे कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आने वाली है, इज इट ओके। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि आप क्या करो कि ये वैल्यू का आप डायरेक्टली आप रियल कंपोनेंट है तो आरसी आप लिख दो और इस वैल्यू का आप डायरेक्टली क्या लिख दो एक्सएम, आपका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर यू विल गेट, इज इट ओके। तो आपके पास क्या हो गया, अगर मैं निकालना फिर चाहता हूं कि आरसी और एक्सएम की वैल्यू कितने निकल के आएगी, जरा आप मुझको बताओ क्या निकल के आने वाली है। अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है, आरसी को मैं लिख सकता हूं आर ओम वैल्यू है, ओमिक वैल्यू का आप लिख सकते हो वोल्टेज डिवाइड बाय कितना करंट। तो आप बताओ आरसी के क्रॉस वोल्टेज कितना आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू वी बार। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताओ करंट जो फ्लो कर रही है वो कौन सी करंट फ्लो कर रही है, आईसी। तो आप बताओ मुझको आईसी करंट फ्लो कर रही है, इज इट करेक्ट। ठीक है, और आपको पता है वी बार और आईसी दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो आप बताओ वी बार की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वी बार की वैल्यू 400 डिवाइड बाय कितना √2, नेक्स्ट कितना इनटू 1 बाय क्या आईसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आईसी का मैग्नीट्यूड जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 बाय √2 इंटू कितना कॉस 85 डिग्री। तो आप क्या पा सकते हो बेटा, आप यहां से आरसी का कंपोनेंट निकाल सकते हो, आरसी कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अगर मैं एक्सएम की बात करूं तो एक्सएम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आप क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा V डिवाइड बाय कितना, क्योंकि एक्सएम के क्रॉस वोल्टेज कितना सेम अमाउंट, करंट जो फ्लो कर रही है उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कौन सी करंट फ्लो कर रही है IM। तो आप बताओ V की वैल्यू है आपके पास 400 डिवाइड बाय कितना √2 इंटू 1 बाय IM की वैल्यू आप लिख सकते हो, IM वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन फाई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू आपके पास 2 बाय √2 इंटू साइन 85 डिग्री। तो आप IM वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट व्हाट, द वैल्यू ऑफ एक्सएम। तो आपको अगर आरसी और एक्सएम निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस वन, यू कैन नॉट गो फॉर, आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं जा सकते हो कि आप इसको पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज करो और इसके रियल कंपोनेंट की बात करो तो रियल कंपोनेंट कभी भी आरसी की इक्वल नहीं होगा, इट इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन, इज इट ओके। क्यों ऐसा क्यों होगा, आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं Zm की बात करूं तो Zm क्या है आपके पास है आरसी इंटू जे एक्सएम डिवाइड बाय आरसी प्लस जे एक्सएम। ठीक है, अब मैं अगर इसकी रियल कंपोनेंट की बात करूं तो रियल कंपोनेंट अगर मुझको निकालना होता तो मैं कैसे निकालता इसका Zm का, आरसी इंटू जे एक्सएम डिवाइड बाय, मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करता आरसी माइनस जे एक्सएम, अगर मैं ऐसा करता तो नीचे क्या आ जाता आरसी स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएम स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या आ जाता आपके पास दैट इज इक्वल टू आरसी प्लस माइनस व्हाट जे एक्सएम, इज इट करेक्ट। अब बताओ रियल कंपोनेंट जो इसका आएगा कितना आएगा आपके पास, जरा मल्टीप्लाई कर देखो, आरसी और आरसी कितना हो जाएगा आपके पास, आरसी स्क्वायर इंटू कितना जे इंटू कितना एक्सएम, तो मैं कहूंगा जे इंटू एक्सएम डिवाइड बाय कितना आरसी स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएम स्क्वायर, दिस इज द जे कंपोनेंट आपको यहां मिल रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, माइनस लगाया जे इंटू जे कितना होता है जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, कितना आएगा आपके पास आरसी इंटू एक्सएम स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आरसी स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएम स्क्वायर, इज इट करेक्ट। तो दिस वन इज द व्हाट ए वैल्यू, दिस इज द रियल कंपोनेंट ऑफ द Zm, क्लियर उतनी बात। एंड ये वैल्यू क्या कहलाएगी, दिस इज द बी वैल्यू जो आप यहां कैलकुलेट कर रहे हो ए और बी, तो ए की वैल्यू आपकी इसके इक्वल आएगी, बी की वैल्यू किसके इक्वल है इसके इक्वल आएगी। तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका रियल कंपोनेंट वो आरसी की इक्वल है, नो इट इज नॉट ट्रू। अगर ये सीरीज सर्किट होता डेफिनेटली आप कहते हैं कि आरसी जो होगा वो ए की वैल्यू होगी और जो एक्सएम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगा आपकी बी के, इज इट करेक्ट। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि आप इस तरीके कोई गलती परफॉर्म करो एग्जाम में। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने एक्सएम जान लिया, आरसी जान लिया, आपने आईसी निकाल लिया, आपने आईएम कैलकुलेट कर लिया, आपने आई नॉट, अगर कोई कहे आई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा ट्राई टू थिंक अबाउट कि आपको आरएमएस वैल्यू लेनी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा था, क्या दिख रहा है आपको साफ साफ, आई नॉट की अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूंगा 2 बाई डिवाइड बाई कितना √2, इज इट ओके। 2 बाई √2 वैल्यू कितनी होगी √2 की इक्वल। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आई नॉट की अगर वैल्यू आप ऐसे भी निकालना चाहते हो तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा रूट ऑफ कितना
आई एम स्क्वायर प्लस कितना आई सी स्क्वायर, आप आई एम निकाल चुके हो, आई सी निकाल चुके हो, दोनों की स्क्वायर कर दो, रूट ले लो, आई नॉट वैल्यू फिर से √2 की इक्वल आ जाएगी। इज इट ओके? तो आप कैसे भी कैलकुलेट करो वो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि आप चीजों को कितना एक प्रॉपर वे में आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। इज इट ओके? तो जब भी कभी नो लोड कंडीशन में कुछ इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी तो आप इस वे में चीजों का आप एनालाइज कर सकते हो। अब बताओ मुझको, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया होता, मान लिया ZM पहले से ही दे देता, अगर ZM पहले से दे देता और आपको सप्लाई दे देता, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते? इसी क्वेश्चन का अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं क्या कहता कि मेरे पास क्या है, लेट अस अज्यूम, मैं फोर्थ केस की बात कर रहा हूं, मैंने कह दिया ZM मुझको ऑलरेडी दे देता कि ZM इज इक्वल टू है समथिंग 100 एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ऐसा कुछ दे देता ZM वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सप्लाई वोल्टेज दे देता V बार इज इक्वल टू समथिंग 100 एट एन एंगल ऑफ व्हाट -45 डिग्री, कुछ ऐसा दे देता, लेट अस अज्यूम दिस थिंग, कुछ ऐसा दे देता। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता, वो आई नॉट की वैल्यू बताओ, और यही सारी कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता, तो आप कैसे कैलकुलेट करते? आप बताओ मुझको, कैसे आप कैलकुलेट करते? सबसे पहले आप क्या करते, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते। आई नॉट की वैल्यू अगर मुझको निकालनी होती तो मैं क्या कहता, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो ना, V बार डिवाइड बाई क्या, ZM। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आपको तुरंत आई नॉट की वैल्यू मिलती। आई नॉट की वैल्यू जैसी मिलती, आई नॉट के एक मैग्नीट्यूड निकल के आता और एक एंगल निकल के आता, जो भी एंगल आई नॉट के निकल के आता वही क्या कहलाता आपका, दैट इज द पावर फैक्टर एंगल। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आप क्या करते, मान लिया आई नॉट की वैल्यू कुछ भी निकल के आ जाती, लेट अस अज्यूम आई नॉट की वैल्यू कुछ आपने कैलकुलेट किया, अगर मैं कैलकुलेट भी करूं तो मेरे को देखो कितना आने वाला, 100 डिवाइड बाई 100 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री। इज इट करेक्ट? और ZM की वैल्यू आप, सॉरी, ZM वैल्यू आपके पास है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, और आपके पास जो V दे रखा है दैट इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री। आप जरा देखो, जरा इसमें क्या गलती आप कर सकते हो, मैं बस वही दिखाना चाह रहा हूं कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करो। अगर ऐसी गलती आप करते हो तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलो देखते जरा क्या आने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखना इसमें क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास आई नॉट की वैल्यू कुछ ऐसे आप कैलकुलेट करोगे जिसमें V बार की वैल्यू है 100 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री, और आपके पास ZM है 100 एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 1 एट एन एंगल ऑफ कितना, ये 50 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो बताओ 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा 95 डिग्री। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आपके पास जो आई नॉट की वैल्यू आ गई वो कितनी डिग्री आ गया आपके पास, -95 डिग्री। डोंट थिंक दैट कि आपके पास कुछ ऐसा 95 डिग्री आ गया था आप उससे बॉदर करने लगे, ये तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस वन, ठीक है। तो मेरे पास आई नॉट की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपसे कोई पूछे, पहले ही क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि आई नॉट का मैग्नीट्यूड इट्स ओके, आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई पूछता नो लोड पावर फैक्टर कितना होगा, तो मैं कहता नो लोड पीएफ कितना आएगा। तो अगर नो लोड पीएफ में बात करूं तो आप तुरंत क्या करोगे, आप ध्यान से इसको करना, फिर से आप अपना वही कंसेप्ट ऑफ फेजर लगाओगे, आपको सारी कैलकुलेशन सेम मिलने वाली, ठीक है। अब बताओ मुझको क्या क्या है नो लोड पावर फैक्टर का मतलब होता है नो लोड कंडीशन में जो भी इसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज अवेलेबल है और जो भी आपके पास नो लोड करंट फ्लो कर रही है। तो आप बताओ, मैं सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 100 एट एन एंगल ऑफ कितना -45 डिग्री, ठीक है। तो आप बताओ वेयर इज दिस वन 100 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, याद करो जरा क्या लिख सकता हूं मैं इसको, याद करो कंसेप्ट ऑफ फेजर, मैं स्पेशली बताया था आपको 100, ये कैसी आरएमएस वैल्यू है, मैंने कहा हमेशा बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू गिवन होती है हमेशा क्या होती है आरएमएस। तो आप अगर इसको कोसाइन टर्म में आप लिखोगे तो आपको देखो बेटा क्या मिलने वाला है 100 कितना, इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करूंगा तो √2 क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कितना 45 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी। अब बताओ मुझको जो आई नॉट आपने कैलकुलेट किया इसको अगर मैं किसमें टाइम डोमेन फॉर्म में लिखूं तो मुझको क्या है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। अगर ये आरएमएस वैल्यू इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूं √2, तो मैं क्या लिखूं कॉस ऑफ एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस कितना 95 डिग्री। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब मैं जरा इसको देखता हूं कि मेरे पास क्या है आपका कोसाइन प्लस कोसाइन है ना, तो प्लस कोसाइन इज वेयर, दिस इज प्लस कोसाइन, इज इट करेक्ट, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है -45 डिग्री, 45 माइनस में है तो माइनस मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज 45 चल जाओ तो यहां कहीं पहुंचोगे। तो मैंने कह दिया जो मेरे पास VT है दैट इज इक्वल टू दिस वन, और ये एंगल जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। इज इट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर मैं आई नॉट की बात करता, आई नॉट की वैल्यू कितनी है √2 प्लस का कॉस है, प्लस का कॉस है फिर से प्लस कॉस,
ठीक है, प्लस कॉस है, एंगल कितना -95 डिग्री। तो फिर से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो आप बताओ मुझको, जरा इससे क्लॉकवाइज चल के देखो 95 डिग्री, 90 तो यहां पहुंच गए, ठीक है, और 5 डिग्री और, तो इसका मतलब यहां कहीं आओगे कि नहीं आओगे, दिस इज व्हाट आई नॉट टी, इज इट करेक्ट। और ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 95 डिग्री, इज इट करेक्ट, ठीक है। अब बताओ मुझको, जो नो लोड पावर फैक्टर की बात करते हो, सप्लाई वोल्टेज और जो करंट नो लोड पे है उनके बीच का जो एंगल होगा और उसका कोसाइन लोगे तो वो बताएगा नो लोड पावर फैक्टर आपको। तो आप जरा देखो जरा कितना मिलने वाला मेरे को, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये है सप्लाई और ये क्या है आई नॉट टी। किसको रेफरेंस मानो, किसी को मान लो, चलो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, वीटी को, ठीक है। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लिया तो इसको पकड़ के मुझको यहां तक पहुंचाना है, तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए दो रास्ते अवेलेबल होंगे। पहला रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता क्या आपके पास होगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो दोनों से मैं जा सकता हूं वहां तक। तो आप बताओ मुझको, वीटी से अगर मैं यहां तक पहुंचूंगा तो मेरे कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, दिस इज 45, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये वाला एंगल कितना 5 डिग्री, तो टोटल कितना होगा आपके पास 50 डिग्री। कितना मिलने वाला मुझको 50 डिग्री। तब बताओ मुझको 50 डिग्री ये क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज है तो इसको मैं क्या करूंगा -50 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरे पास वीटी और आई नॉट के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है 50 डिग्री, तो मैं कहूंगा नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा कॉस ऑफ कितना 50 डिग्री। अब बताओ लैग कर रहा है लीड कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस एंगल दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा आई नॉट टी इज लैगिंग विद व्हाट वीटी कितने डिग्री -50 डिग्री, तो इसका मतलब कितना हो गया cos 50 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो पावर फैक्टर आएगा वो कैसा आएगा आपका लैगिंग इन नेचर। समझ में आई इतनी बात। तो आप ध्यान रखना इसको कि आपके पास जो आई नॉट की जो वैल्यू निकाले हो दैट इज करेक्ट, आप आई नॉट निकाल लिए, बट अगर नो लोड पावर फैक्टर पूछे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप नो लोड पावर फैक्टर का कैलकुलेशन आप कैसे परफॉर्म करते हो, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, इज इट ओके। तो आपको अगर मैं एक पॉइंट फॉर्म में कहूं तो सबसे ह्यूज जो एप्लीकेशन आता है इस वाले कंसेप्ट का आता है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट कभी लैगिंग लीडिंग इन सब चीजों का भी प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होने वाली। अब मैं अगर बात करता किस चीज की कि मुझको जानना है आरसी एक्सएम की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई आरसी और एक्सएम जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आईसी और आईएम की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं जरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताओ मुझको सप्लाई वोल्टेज आप रेफरेंस मान रखे हो, तो सप्लाई वोल्टेज इज व्हाट, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज वीटी, इज इट करेक्ट, ठीक है। और वीटी की वैल्यू आपको पता है, वी बार की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 100 एट एन एंगल ऑफ व्हाट -45 डिग्री। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग कि आप रेफरेंस उसको माने हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, मुझे सब कुछ पता क्या होने वाला। अब बता मुझको, आपको इतना तो पता है ना, आईएम जो होगा फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा और आईसी जो होगा किसकी डायरेक्शन होगा, वोल्टेज की डायरेक्शन, इज इट करेक्ट, इतना तो क्लियर ना। अब बताओ आई नॉट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कि सप्लाई वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है आपका -50 डिग्री, तो आप बताओ आई नॉट जो होगा वो कितना लैग करने वाला है, मेरा 50 डिग्री लैग करने वाला है, तो ये वाला एंगल कितना आने वाला है आपको, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, इज इट करेक्ट। तो दिस वन इज हाउ मच, दैट इज आई नॉट। अब बताओ अगर आईएम में लिखना चाहूं तो आईएम इज इक्वल टू कितना, आई नॉट का मैग्नीट्यूड, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका साइन कंपोनेंट, साइन इंटू कितना फाई नॉट, तो इसका मतलब हो गया आई नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू कितना साइन फाई नॉट, साइन कितना 50 डिग्री, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ जरा, आईसी की अगर मैं बात करूं तो आईसी इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट इंटू कितना कॉस फाई नॉट, कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज आई नॉट इंटू कॉस कितना डिग्री 50 डिग्री, इज इट करेक्ट। तो आपको क्या मिल गया आईएम और आईसी। अब देखते जाओ जरा क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगर कोई पूछे आपसे कि मेरे पास चलो आईएम मिल गया, मेरे पास आईसी मिल गया, अब अगर कोई पूछता बताओ आरसी कितना होगा, तो आरसी क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय कितना आईसी, और v का मैग्नीट्यूड आपको पता है, v का मैग्नीट्यूड कितना, ic का मैग्नीट्यूड कितना, डोंट बॉदर अबाउट व्हाट, आप ये मत कर देना v के यहां पे एंगल वैल्यू आप यूज कर लो, बिकॉज ic और v दोनों क्या है सेम फेज में, इसका मतलब दोनों का ही एंगल कितना आपका सेम, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, v का मैग्नीट्यूड आप लिखो डिवाइड बाय कितना ic, तो v का मैग्नीट्यूड जो आपको गिवन था कितना दिया था 100 डिवाइड बाय कितना ic, ic की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आ जाए यू पुट इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर xm की बात करें तो xm इज इक्वल टू आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय कितना im, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको उल्टा ये रिवर्स क्वेश्चन अगर पूछा गया होता तो डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें अब प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि नो लोड पावर फैक्टर आपको पता है, नो लोड वोल्टेज पता है, नो लोड करंट पता है, अब बताओ पावर का ट्रांसफर कितना हुआ, तो आप ही बताओ ना, पावर का जो ट्रांसफर होता है दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू कितना आई नॉट इंटू कितना cos फाई नॉट। तो v नॉट का मैग्नीट्यूड पता है, आई नॉट का मैग्नीट्यूड पता है, cos फाई नॉट आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, इतना अमाउंट ऑफ पावर आपका क्या हुआ, आपका ट्रांसफर हुआ,
रिएक्टिव पावर अगर कोई पूछता है तो यू कैन कैलकुलेट रिएक्टिव पावर V नॉट इंटू I नॉट इंटू कितना साइन फाइ नॉट, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन मैंने इतना ज्यादा टाइम इसलिए लिया कि आपको मैंने इसकी हर एक पॉसिबल केस समझा दिया, जितनी पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती थी इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने की, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो मैंने बताया आपको फोर्थ नंबर कि अगर ZM आपको गिवन होगा तो आप प्लीज ऐसा मत कर देना कि आरसी की वैल्यू जो हो जाएगी 100 cos ऑफ व्हाट 50 डिग्री, आप A निकाल लो B निकाल लो और बता दो कि A इक्वल टू RC एंड B इज इक्वल टू व्हाट XM, दैट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। इज इट ओके? बिकॉज इट इज अ पैरेलल सर्किट। समझ में आई इतनी बातें? तो हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम डील करेंगे आगे क्वेश्चंस को, आगे हम कैसे फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस वन, ठीक है। दीज टू क्वेश्चंस से आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोर क्वेश्चंस ऑन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। ओके, सो कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू।